चलो आज फ्रिक्शन स्टार्ट होगा। लॉज ऑफ मोशन के साथ ये चैप्टर कंबाइंड फॉर्म में है। तो जब भी लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन रहता है उसमें फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन इंक्लूड रहता है। तो इसका ये एक तरह से कह सकते हैं लॉज ऑफ मोशन के बाद का टॉपिक और चैप्टर का फ्रिक्शन ही है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है, तो इसके लिए सिंपली हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहे हैं। बाद में डेफिनेशन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स पी लग रहा है। यहां अप्लाइड फोर्स को पी भी लिख देंगे, कैपिटल एफ भी लिखेंगे। और यहां पे जैसे ये मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट किया। फिर से देखो, जैसे ही अप्लाइड फोर्स अप्लाई हुआ और इस ब्लॉक के टेंजेंशियल टू द सरफेस एक फोर्स अप्लाई हुआ जिसको हम लोग फ्रिक्शन नाम दे रहे हैं। ये फ्रिक्शन इनफैक्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है जो मोशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सरफेस और ग्राउंड को अपोज करता है। इसलिए इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि whenever a body tends to move or moves over the surface of another body का मतलब हो गया surface, a force comes into existence या comes into play which opposes the relative motion of the body। एक फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है जो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम या एक तरह से कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो ये अंडरस्टूड होगा पूरे चैप्टर में कि सरफेस हमारा रफ है। पहले हम लोग लॉज ऑफ मोशन में ये फ्रिक्शनलेस था, स्मूथ था, ये रफ है। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई किया एक फोर्स टेंजेंशियली एक्ट किया जिसका डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, इसी को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नाम देंगे। और ये जब भी एक्ट करेगा ये हमेशा टेंजेंशियली लगता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस। इस चीज को दिमाग में रखना है। अब जब ये ब्लॉक मूव करता है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस बोर्ड पे हमने अपने हैंड को ऐसे रखा जबकि इसका कांटेक्ट हमारा ये है और ये पाम, लेकिन आपको नजर आ रहा है मेरे पूरे हैंड का पिक्चर जबकि कांटेक्ट सिर्फ इतना था। ये छोटे छोटे पॉइंट, ये इनफैक्ट एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कहलाए। और आपको जो नजर आया ये पूरा सरफेस, इट इज कॉल्ड अपरेंट एरिया। तो जब माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा इसका मतलब क्या है कि ये एरिया से एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गया। ये डिपेंड सिर्फ करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे कि वो सरफेस कितना स्मूथ है और रफ है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक सरफेस एरिया।
क्योंकि यहां पर एक्चुअल एरिया कुछ और है, अपरेंट एरिया कुछ और नजर आ रहा है, जिसका रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? एक और व्यूज देखते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, अब जब सरफेस है तो हो सकता है ऐसा सरफेस हो। जब ये ब्लॉक मूव करता है तो देखो क्या नजर आ रहा है, सिर्फ कांटेक्ट यहां और यहां है, यहां नहीं है। तो नजर क्या आता? पूरा अपरेंट एरिया। क्योंकि कभी देखो मान लो हम लोग चले जाते हैं अपने टॉप फ्लोर पे, बारिश होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग यदि चलते भी हैं तो हमको लगता है कि पूरा पैर सरफेस पे है, लेकिन वाटर लॉगिंग हो जाता है तो कहीं पर लगता है कि पानी ज्यादा है, कहीं कम है। इसका मतलब है कि जब हम लोग चलते हैं तो ये हमारा जो फुट का पोजीशन है, तो यहां पर ये हील पर टच होता है, टो पे टच होता है, और बीच वाले पार्ट पे टच नहीं होता है। गौर करोगे? लेकिन हमको क्या लगता है पूरे शूज का ये सरफेस कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये एरिया से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया यहां तक? तो ऑलरेडी ये पीडीएफ में है, इसलिए इसको समझना है पहले। तो देखो ये अब यहां पर ये कंडीशन है कि अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, एक एक पार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट बता दिया, एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। अब किस पर डिपेंड कर रहा है? क्या बताया था? मेटीरियल और नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, इसके रफनेस और स्मूथनेस पे। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब दो तरह का बेसिकली फोर्स होता है, एक को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, हम लोग वर्क एनर्जी पावर में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और दूसरा कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स जब रहता है तो उस कंडीशन में एक कॉन्सेप्ट बता रहे बहुत शॉर्टकट में, कि क्लोज पाथ पे यदि फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसके कारण से अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं तो जीरो आता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जीरो नहीं आता है। या ऐसा समझो, यहां एक इनिशियल पॉइंट है और यहां फाइनल है। हम एक पाथ ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे जा रहे हैं, और एक ऐसे जा रहे हैं। फाइनल पार्ट पे चल, मतलब मान लो आमगोला से मोती झील जाना है, एक रास्ता फ्लाईओवर से चला गया, एक रास्ता मिठनपुरा से चला गया, एक रास्ता चंद्रलोक से चला गया। तीनों अलग अलग वेज, तीनों कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क कहता इक्वल होगा। तो ये तब होगा जब कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन जब नॉन कंजर्वेटिव होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क अलग अलग होगा। हो सकता है कि जो हमारा आम गोला वाला रास्ता है उसमें हर्डल कम है, सरफेस स्मूथ होगा, मिठनपुरा वाले में रफ सरफेस होगा, कीचड़ होगा, कुछ भी होगा। थर्ड और भी हो सकता है ज्यादा दिक्कत हो, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क तीनों में अलग अलग होगा। तो ये क्या हो गए? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज करता है मोशन को, वो सारे नॉन कंजर्वेटिव है। लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, एयर के द्वारा जो फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस, वो भी हमारा नॉन कंजर्वेटिव है। किसी बॉडी को लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो विस्कस फोर्स लगता है, अब थ्रस्ट लगता है, वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा? जीरो नहीं होगा। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, उसमें एनर्जी का लॉस होता है, और उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो वही लिखा, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
दैट इज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज पाथ डिपेंडेंट। तीनों अलग अलग पाथ है और तीनों का अमाउंट ऑफ वर्क अलग अलग है, इसलिए पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक, अब कहता है इन इट्स प्रेजेंस, यदि ये फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। जब कंजर्व नहीं हुआ तो क्या होगा, एज इट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी किसमें चला जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट में, इसलिए एनर्जी का लॉस होता है। अमाउंट ऑफ वर्क हमारा कभी भी जीरो नहीं आए। आगे समझ में? चलिए अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां ध्यान दो, एक फिगर बनाया, अब इसको समझ जाओ क्या है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने एक बुक को रखा है, मान लो एक एग्जांपल, बुक रखा हुआ है और कुछ नहीं है, बस। इसका मतलब इस पर किसी तरह का अप्लाइड फोर्स नहीं है, जीरो है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, जीरो। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपोज कर रहा है मोशन को। देयर इज नो मोशन, तो मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? क्या डेफिनेशन क्या कहता है, वेन एवर ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ए फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो अप्लाइड फोर्स तो है नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब ये बॉडी कैसा है भाई, या बॉडी जो सरफेस पे रखा है, तो देख लो रिएक्शन लग रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तो यहां पर ये सिंबल जो यूज किया है एफएस, बॉडी स्टेशनरी है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी स्टेशनरी है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एक तरह से एन काउंटर बैलेंस करता अप्लाइड फोर्स को। जो फोर्स है उसको अप्लाई करोगे, एन काउंटर करेगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहे, मान लो हमने मेजर किया और कहा कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन है किसी बॉडी का। अब हमने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन। ध्यान देना मेरी बात, कितना अप्लाइड फोर्स है, 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जो स्टैटिक है वो 5 ही लगेगा। फिर हमने अप्लाई किया 9 न्यूटन, तो भी ये 9 न्यूटन लगेगा। उसी तरह से सेल्फ एडजस्ट करेगा, क्योंकि अपोज करना है, उतना ही फोर्स अपोज करेगा वो। जैसे एक एग्जांपल दे रहे, एक ब्लॉक को हमने रख दिया और वो ब्लॉक और सरफेस के बीच का फोर्स 10 न्यूटन है। एक बच्चे को कहा हमने कि तुम उस ब्लॉक को लेके आओ। बच्चे ने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, तो उसको अपोज करना है तो 5 ही न्यूटन लगाएगा। थोड़े बड़े बच्चे को अप्लाई करने के लिए कहा, उसने 9 न्यूटन अप्लाई किया, तो 9 न्यूटन अपोज किया, क्योंकि बॉडी को मूव नहीं करता है। तो अब हम गए भाई, हमने अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन, तो क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू दिया। इसका मतलब क्या है, अब ये बॉडी टेंड्स टू मूव, और फिर 10.1 दिया तो बॉडी बिगिंस टू मूव। समझ में आ गया, क्लियर? इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, सेल्फ एडजस्टिंग है। जैसे जैसे वो अप्लाई करोगे वैसे ही उसको एन काउंटर बैलेंस करता जाएगा। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन नाम आ गया। देखो क्या आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन।
The force of friction which exactly counterbalance the applied force during the stationary state of a body is called static friction. ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट, अप्लाइड फोर्स यदि P है और बॉडी रेस्ट में है तो P इज इक्वल टू F. सेकेंड पॉइंट क्या कहता, देखो ध्यान से, इफ a body is at rest and no pulling force is acting on it, the force of friction is 0. आगे समझ में 100%. चलिए थर्ड पॉइंट कहता है, अभी बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बिकॉज इट चेंजेस इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड फोर्स. बच्चे ने 5 न्यूटन लगाया तो 5 न्यूटन को बैलेंस किया, थोड़े बड़े बच्चे को लगाया तो 9 न्यूटन उसको काउंटर बैलेंस किया, इसलिए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहलाता है. ठीक, अब नेक्स्ट है, अब बॉडी रेस्ट में था 10 न्यूटन तक, जैसे ही 10 न्यूटन अप्लाई किया उसके मैक्सिमम वैल्यू को दिया तो बॉडी क्या करेगा, जस्ट मूव करने की टेंडेंसी में आ जाएगा. इसी का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा. तो देखो क्या लिखा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when a body is just going to start sliding over the surface of another body. Just at the verge of motion, motion का जब स्टार्टिंग पॉइंट हो उस समय उसका नाम क्या बन जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. अब यहां से लॉ स्टार्ट हो जाए. अब मान लो कि एक हेवी बॉडी है, वो बैठ जाता है तो उसको उठने में दिक्कत होती है. आप गौर करना, जैसे ह्यूमन बॉडी है जो लाइट वेट है, मान लो जिसका एज 60+ हो गया, वो चेयर पे बैठते हैं, लाइट वेट है, उठ जाते हैं आराम से. हेवी वेट है, आप देखोगे सपोर्ट के बाद वो अपने नी पर हाथ रखते हैं तब जाके वो उठ पाते हैं. गौर किया है? गौर करना, आपका फिटनेस लेवल वही इंडिकेट करता है. आपका हेवी बॉडी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, वो VMA कैलकुलेटर वो अलग चीज है. आपके फिटनेस लेवल को चेक करने का बेस्ट मेथड वही है कि यदि आप नीचे बैठ गए बिना सपोर्ट के आप खड़े हो जाइए, आप फिजिकली फिट हैं. पहला इंडिकेशन. और यदि सपोर्ट से आप खड़े होते हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि आप फिजिकली अनफिट हैं. मास बिल्कुल डिफरेंट चीज है. अब एक बॉडी बिल्डर है, 200 पाउंड, 250 पाउंड, 300 पाउंड का बॉडी बिल्डर होता है, उसका एक्सरसाइज देखो, देख करके लोग को पसीना आ जाता है. टीवी के स्क्रीन पर देख के पसीना आ जाता है तो सामने देख के क्या हालत होगी. तो वही कहता है कि यहां पर जब भी बॉडी, मतलब एक तरह से कह सकते कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो बॉडी के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. अब ये नॉर्मल रिएक्शन N है, इसका वेट mg बैलेंस कर रहा है, स्टैटिक यहां पर लग रहा है. तो ये स्टैटिक को देखो कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग को Fs लिखते हैं स्टार्टिंग, और इसको लिखेंगे Fs मैक्सिमम. Fs लिखा रहेगा तो स्टैटिक होगा, Fs मैक्सिमम होगा तो लिमिटिंग समझ जाएंगे. या आपको दिक्कत होगी तो आप सिंबल ये बना लेना Fn, लेकिन ये समझना है कि स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू होगा लिमिटिंग. चलो नेक्स्ट पॉइंट. अब कहता डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज opposite to the direction in which a body is moving over the surface of another body. Over the another body छूट गया, छूटा नहीं है, इनफैक्ट ये कलर से वो फॉन्ट गायब हो गया. चलिए अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन.
अब क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगा, तो उसका नाम हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स अप्लाई हुआ, अब इस कंडीशन में देखो फोर्स अप्लाई हुआ तो पीछे की तरफ क्या लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा। The force of friction which comes into play when a body in contact with another body has actual relative motion with respect to the second body is called dynamic or kinetic. अब डायनामिक काइनेटिक के दो पार्ट बन जाएंगे, एक को हम लोग रोलिंग कहेंगे, एक स्लाइडिंग कहेंगे, क्योंकि दोनों मोशन में, इसलिए वो रोलिंग स्लाइडिंग दोनों आ जाएगा काइनेटिक में। ठीक है, चलिए अब आ जाए यहां पर। If the applied force is increased further and sets the body in motion, the force opposing the motion is called kinetic friction. Already है। Kinetic friction does not depend on the velocity of the body. ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, और अभी हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां इसका आंसर मिल जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, अभी देखिएगा ग्राफ से पता चल जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आ जाए यहां पर, मेन है काइनेटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट। हमने कहा कि एक रोलिंग नाम दे देंगे और एक स्लाइडिंग दे देंगे। ठीक, तो अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ, जैसे मान लो इंक्लाइन सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। बॉल बियरिंग सिस्टम, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, और दोनों काइनेटिक का पार्ट ही है। इसलिए कहते हैं द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे फ्लैट ब्लॉक है, मूव कर रहा हॉरिजॉन्टल टेबल पर, तो स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग आ जाएगा। व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट सच एज व्हील, जो डिस्क वगैरह रोलिंग जहां पर होता है, स्फीयर है, सिलेंडर है, किसी सरफेस पे रोल कर रहा है, तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसका नाम आ गया रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए मेन पार्ट है ग्राफ। यही हमने कहा कि ग्राफ आपको इंडिकेट करेगा। ग्राफ क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक एक पार्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक का वैल्यू है 10 न्यूटन। ठीक, हमने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो 5 न्यूटन यहां है, तो ये भी 5, ग्राफ यहां आ गया। क्लियर? 8 न्यूटन, यहां भी 8 न्यूटन, ये आ गया। ठीक, 9.9 न्यूटन, 9.9 ये आ गया। ये पूरा रीजन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया, स्टैटिक। अब जैसे ही हमने 10 न्यूटन या थोड़ा सा उससे ज्यादा दिया तो बॉडी मूव करने लगा, तो ये रीजन क्या आ गया, लिमिटिंग हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद बॉडी क्या हुआ, मूव करने लगा। अब पी के वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, और एफ क्या है, सेम। कार मूव कर गया, कार का स्पीड हो गया 120, 140, 100, 200, 300, तो टायर और रोड के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स वही रह गया। इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया, वेलोसिटी से वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये ग्राफ किसका आ गया, बीसी ग्राफ, काइनेटिक का। समझ में आ गया, ये सब हमने लिख दिया, एक एक पार्ट को क्लियर किया। देखो यहां वाला पार्ट एफएस हो गया,
ये वाला पार्ट एफ एल हो गया और इधर वाला पार्ट क्या बन गया, एफ के। आ गया समझ में 100%। तो यहां पर देख लीजिए पार्ट ओ ए हमने क्या दिया, स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी तरह से ए पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है तो इसको रिप्रेजेंट किया लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये थोड़ा सा पता नहीं क्या गलत आ गया, ये आइकन यही बना हुआ था, चलिए कोई बात नहीं। उसका दे के बियॉन्ड चले जाए तो डिक्रीज कर रहा, पोर्शन बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक को। अब यहां पर बीसी अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो अभी बताए कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। अब लॉ क्या क्या बन गए, पहला लॉ क्या बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अपोज कर रहा, ये सारे उसी में लॉ में आ जाएंगे। टेंजेंशियल टू द सरफेस, जितना पढ़ा है सारे लॉ में बन जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, किस पर डिपेंड करेगा, रफनेस और स्मूथनेस पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन गया, और फोर्स बॉडी चूंकि मूव कर रहा है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैटिक का मैक्सिमम। और जब इसको हम एफएस लिखते हैं मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम के लिए इनइक्वालिटीज आता लेस देन एन इक्वल टू, इसलिए हम इसको एफएस मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिखे। एफएस मैक्सिमम कोफिशिएंट लग गया यहां पर म्यू एस, और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एफएस मैक्स हटाओगे तो लेस देन एन इक्वल्स टू का सिंबल लगा दोगे, क्योंकि लॉ किसका बनेगा, मोशन के लिए लिमिटिंग का बनेगा, नॉट स्टैटिक। ठीक, अब एन की जगह पर क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। और म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस जो कि आपके कांटेक्ट में है, उसके रफनेस और स्मूथनेस पे। इसका वैल्यू लेस देन 1 ही होता है। ठीक, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब कहता है कि फ्रिक्शन ही मोशन का रीजन है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि हम लोग समझते हैं कि भाई फ्रिक्शन का मतलब अपोजिट नेचर, तो मोशन को अपोज करता है। ठीक, अब ये मिसकंसेप्शन देखिए क्या है। जैसे आप चल रहे हैं, ठीक, तो हमने तो फिगर बना दिया, फिगर में क्या ये हमने आपको नहीं बताया। अब आप ये बताइए कि जब आप मूव करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, चलो ये आपका सरफेस है और ये आप है। ठीक, आपका पैर यहां कांटेक्ट में है, किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, सोचो। आपका मोशन किधर है, आगे की तरफ, तो लगना किधर चाहिए, तो लग किधर रहा है, फिगर में तो आगे की तरफ लग रहा है। चलिए अब देखिए ध्यान से, जब आप चलते हैं तो अपने पैर को, या आप रनिंग करते तो ये पोजीशन होता है, रनिंग ये पोजीशन नहीं होता है, हमेशा ये पोजीशन। यदि आप इस पोजीशन पे नहीं है, आप रनिंग कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे रहोगे पैर दर्द करने लगेगा, 100 मीटर दौड़ोगे हालत खराब हो जाएगी। ऐसे दौड़ोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ये रनिंग का सबसे पहला ये कंडीशन होता है। तो इसका मतलब ऐसे फोर्स लगा, मेरे पैर को देखो पहले समझ जाओगे।
तो इसका डायरेक्शन किधर है? ऐसे। इसको हम लोग कहते हैं एक्शन। अब एक्शन के कंपोनेंट, चूंकि आपका वेट ऐसे है, इसलिए कंपोनेंट जब निकलेगा एक्शन का तो अलोंग द वेट, अलोंग द नॉर्मल। तो एक्शन के कंपोनेंट इधर आ गए एक। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, तो फिर ये एंगल ऐसे बना, तो ये एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बन गया। अब यहां पर मोशन आपका किधर है? ये डायरेक्शन, ध्यान दो। अब ये आपका mg है, अब एक्शन के कंपोनेंट जो बन रहे हैं, एक कंपोनेंट जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है और एक कंपोनेंट इसके मोशन के अपोजिट है, ओनली एक्शन। और जो रिएक्शन है, इस एक्शन को अपोज करना है। इस कंपोनेंट को अपोज करने वाला कंपोनेंट रिएक्शन का इधर आएगा ना, और जिधर रिएक्शन का कंपोनेंट आएगा वही तो हमारा मोशन होगा, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये रिएक्शनरी फोर्स है। समझ में आ गया? इसलिए कभी गलती नहीं करनी है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये लिखा हुआ देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया। While moving, a person or vehicle pushes the ground backward and the rough surface of ground reacts and exerts a forward force due to friction which causes the motion. If there had been no friction, there will be slipping and no motion. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसलिए सोचा कि पहले आप लोगों को साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक? एक है पैडलिंग कर रहे हैं और एक नो पैडलिंग। किधर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बताना है, जब पैडलिंग कर रहे हैं और जब नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका फ्रंट व्हील है और ये पीछे वाला व्हील है। जब आप पैडलिंग करते हैं तो सिर्फ ये मूव करता है, आगे वाला नहीं। कभी स्टैंड पे लगा के देखना, इवन कार भी 2x2 होता है, पीछे वाला व्हील मूव करता है। यदि कार का चारों व्हील मूव करेगा तो लिखा रहेगा व्हीकल के ऊपर 4x4, लाइक सफारी। इसलिए सफारी को ही देखा होगा आपने, पीएम के सिक्योरिटी में डाला जाता है। अब 4x4 आने लगे और भी व्हीकल। तो 2 साल 3 साल पहले सफारी ही थी 4x4, टाटा सफारी। इसलिए उनके सिक्योरिटी में वही व्हीकल को रखा जाता था, आज भी सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो रियर व्हील मूव कर रहा है। अब रियर व्हील का पीछे वाले व्हील का मूवमेंट कैसा है? ऐसा है। देखो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मोशन इधर व्हील का, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा? इधर लग गया। अब इसकी वजह से आगे वाला व्हील मूव कर रहा है, तो इसका मोशन इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया। तो आगे वाला हो गया जब पैडलिंग किया। जब पैडलिंग नहीं किया तो पैडल नहीं किया भाई, स्टॉप है, तो किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। और फिर पैडलिंग स्टॉप, मतलब कहने का मतलब व्हीकल को स्टार्ट कर दिया है और पैडल करके छोड़ दिया है, वो कंडीशन है। और फिर ये मोशन तो आई, इसलिए दोनों कंडीशन में
जब पैडलिंग स्टॉप है तो दोनों कंडीशन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। आ गया समझ में? चलिए वही चीज हमने यहां पर लिख भी दिया है, इसको आराम से पढ़िएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया जितना आपको बोला है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, हमको इंटरेस्ट आता है इस सब चीजों में, इसलिए हम ऐसा पिक्चर वगैरह बना करके डालते रहते जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो यहाँ पर कभी ट्रक पे खड़े होना, सामान को देखना कैसे हो। अब ये ट्रक पर ही सामान रखा हुआ एक लोड के, जैसे ही व्हीकल का मूवमेंट होता है आप गौर करोगे कि सामान या ब्लॉक पीछे मूव करता है, मोशन के जस्ट अपोजिट। स्यूडो फोर्स पढ़ा दिया, अब स्यूडो फोर्स को अपोज करेगा कौन? फ्रिक्शनल फोर्स, और वो आगे की तरफ लगेगा। तो प्रॉब्लम बनाने के समय ये काफी हेल्प करता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, हम लोगों को लगता है इसके जस्ट अपोजिट, अब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा तीसरा ब्लॉक है, कंफ्यूज करके रह जाओगे, बनेगा ही नहीं फ्री बॉडी डायग्राम। हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा अरे पीछे लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गया? तो ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल है, इसलिए हम 3 बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए रखे थे। इतना आज के लिए सफिशियंट है, थोड़ा इसको पढ़ेंगे, कल इसका ब्लॉक डायग्राम शुरू हो जाएगा, कल से प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा।